नमस्कार, मैं संगीता फ्रॉम लर्नो हब, द लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पढ़ सकते हैं मैथ, साइंस, एसएसटी एब्सोल्युटली फ्री एट learnohub.com। चलिए बच्चों, आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। अब इनमें जो एक राइट आंसर होगा, कुछ ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे, जो राइट ऑप्शन होगा वो आपको चूज करना है। चलिए आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज फॉर्म्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स लिविंग अ रेजिडुअल मास ऑफ वेदर्ड मटेरियल। वेदर्ड मटेरियल के रेजिडुअल मास को छोड़ते हुए कौन सा ऐसा मिनरल है जो कि चट्टानों के डिकम्पोजिशन से बना है, आइए पहले ऑप्शन देखते हैं। ए है कोल, बी है बॉक्साइड, सी गोल्ड एंड डी है जिंक। तो जो करेक्ट आंसर इसमें है वो है बी बॉक्साइड। बॉक्साइड जो है वो बॉक्साइड में एल्युमिनियम जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है और एल्युमिनियम का यूज़ तो हमारी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा है। घरों में, इंडस्ट्रीज़ में, ऑफिस में, हॉस्पिटल्स में, सभी जगह इसका यूज़ है। तो वो ऐसी चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ में आती है और उसे वो मिलती कहाँ से? बॉक्साइड से मिलती है। नेक्स्ट हम आते हैं, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। कोडरमा इन झारखंड इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स। कोडरमा जो कि झारखंड में है, वो कौन से मिनरल का लीडिंग प्रोड्यूसर है? वहाँ पे कौन सा मिनरल ऐसा है जो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए बॉक्साइड, बी माइका, सी आयरन ओर एंड डी जो है वो है कॉपर। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी माइका। माइका कैसा होता है? आपने देखा होगा होली पे जो गुलाल मिलते हैं उसमें अबीर जिसे बोलते हैं, उसमें कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो कि शाइनिंग से होते हैं, मतलब थोड़ा छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, वो शाइनिंग होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, तो उसे ही कहते हैं माइका या अभ्रक। और इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में, इसके अलावा वायुयान बनाने में, वायुयान में इसका यूज़ होता है। उसके अलावा बहुत सारी मेडिसिन्स हैं जहाँ इसका यूज़ होता है। माइका जिसे कि जो कि कोडरमा में बहुत ज़्यादा, कोडरमा जो है उसे वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट है थर्ड, minerals are deposited and accumulated in the stratus of which of the following rocks। अब देखिए कौन सी इनमें से ऐसी चट्टानें हैं जिनमें कि जिनके स्तरों में मिनरल्स जो हैं वो डिपॉजिटेड एंड एक्यूमुलेटेड, वो डिपॉजिट और एक्यूमुलेटेड होते हैं। वो कौन सी रॉक्स हैं इनमें से? फर्स्ट देखते हैं। ए है सेडिमेंट्री रॉक्स, बी मेटामॉर्फिक रॉक्स एंड सी इग्नेस रॉक्स एंड डी है नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं इनमें ही मिनरल्स जो हैं वो इनके स्तरों में मिनरल्स जो हैं वो डिपॉजिट और एक्यूमुलेट होते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज कंटेन्ड इन द मोनाजाइट सैंड। मोनाजाइट सैंड में कौन सा मिनरल है जो पाया जाता है? आइए देखते हैं। ए है ऑयल, बी यूरेनियम, सी थोरियम एंड डी है कोल। तो जो करेक्ट आंसर है वो है थोरियम। जो ऑप्शन है वो है सी थोरियम। जो मोनाजाइट सैंड होती है इसमें लैंथम, सीरियम और थोरियम ये पाया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन में हमारे थोरियम है, इसलिए हम थोरियम को करेक्ट कर रहे हैं। तो आई होप कि ये जो MCQ क्वेश्चंस हैं ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स। 30 वर्ड्स में आंसर करना है। फर्स्ट है डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग इन नॉट मोर देन 30 वर्ड्स। डिस्टिंग्विश करना है, अंतर बताना है किसके बीच में। पहले इसमें फर्स्ट हम देखेंगे ए फेरस एंड नॉन फेरस मिनरल्स। फेरस मिनरल्स जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, फेरस मिनरल्स इनमें आयरन की मात्रा जो है वो काफ़ी ज़्यादा पाई जाएगी। आयरन की मात्रा अगर इसमें ज़्यादा है तो बच्चों इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ वो कैसी होगी? हाँ, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ जो हैं इसमें वो हाई होंगी। मैग्नेट
को ये अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि इनमें क्योंकि अगर आयरन की मात्रा ज़्यादा है तो वो मैग्नेट को अट्रैक्ट करेंगे, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ जो है वो इसमें हाई पाई जाएगी। इसके अलावा इनकी जो क्वांटिटी है, हमारे अदर जो मिनरल्स हैं इंडिया के, उनमें इसकी क्वांटिटी मतलब ये ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। करीब 24-25% जो है मिनरल्स जो भी हमारे यहाँ पाए जाते हैं, उनमें से फेरस मिनरल्स जो है करीब 25% इसकी मात्रा पाई जाती है। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में इसमें है आयरन ओर है, कोबाल्ट है एंड मैग्नीज़ है, एक्सेट्रा। नेक्स्ट इसके बाद हम आते हैं नॉन फेरस मिनरल्स। नॉन फेरस मिनरल्स इनकी मात्रा बहुत ही कम है और इनकी मात्रा बहुत ही कम है। इसके अलावा इनमें आयरन की मात्रा जो है वो या तो बहुत कम पाई जाती है और या फिर नहीं पाई जाती। इनमें आयरन की जो मात्रा है वो या तो नहीं होती है और अगर होती भी है तो बहुत ही कम पाई जाती है। और ये हमारे जितने भी मिनरल्स हैं उनमें इनकी मात्रा बहुत ही कम है, मतलब ये बहुत कम मात्रा में मिलते हैं। अब इनमें आयरन जो है, आयरन की मात्रा अगर बहुत कम है या नहीं है तो ये मैग्नेट को भी अट्रैक्ट नहीं करते। इनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो नहीं पाई जाती हैं। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में इसमें आता है गोल्ड है, इसमें गोल्ड है, प्लैटिनम है, कॉपर है, एक्सेट्रा। नेक्स्ट इसके बाद हम आते हैं बी। पहले इस आंसर को देख लेते हैं। फेरस मिनरल्स इन विच द आयरन कंटेंट्स इज हाई एंड इट हैज़ मैनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज लाइक आयरन ओर, कोबाल्ट, मैग्नीज, एक्सेट्रा। नेक्स्ट हम आते हैं नॉन फेरस देखते हैं। नॉन फेरस मिनरल्स, द अमाउंट ऑफ आयरन इज in it is either less or it is does not have magnetic properties। जैसा कि मैंने बताया इसमें आयरन की मात्रा नहीं होती है और इनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ भी जो होती हैं वो नहीं पाई जाती हैं। दैट टू वेरी लेस लाइक गोल्ड, प्लैटिनम, कॉपर। इनकी मात्रा भी बहुत अदर मिनरल्स की अपेक्षा बहुत ही कम है। तो ये हमारा फर्स्ट हो गया। फर्स्ट फेरस एंड नॉन फेरस में डिस्टिंग्विश करना था, वो हमने कर लिया। अब हम आते हैं इसमें बी हमारा है कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, परंपरागत और गैर परंपरागत, इनमें हमको डिस्टिंग्विश करना है। इसमें सबसे पहले हम आते हैं कन्वेंशनल सोर्स। इनमें कोल आते हैं, पेट्रोलियम आते हैं, गैसेस आते हैं, ये आते हैं और ये नॉन रिन्यूएबल होते हैं, मतलब ये दोबारा से रिन्यू नहीं होते और अगर होते भी हैं तो उसमें हज़ारों सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। तो इतना टाइम लग जाता है तो एक तरह से ये नहीं रिन्यू होते, अब बहुत ज़्यादा इनमें टाइम लगता है रिन्यू होने में। अब इसके बाद हम आते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज में। तो नॉन कन्वेंशनल ये रिन्यू हो जाते हैं, जैसे इनमें आते हैं सोलार, विंड, टाइडल एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी, ये सब इसमें आते हैं। तो ये यूज़ के बाद ये दोबारा से बन जाते हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो अब हम आइए आंसर देख लेते हैं। आंसर है कन्वेंशनल सोर्सेज इंक्लूड फायरवुड, कैटल डंग, केक, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी, बोथ हाइडल एंड थर्मल, दोनों तरह की इलेक्ट्रिसिटी। नॉन रिन्यूएबल ये होते हैं। नेक्स्ट नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज में हम आएंगे तो इंक्लूड सोलार, विंड, टाइडल, जियोथर्मल, बायोगैस एंड एटॉमिक एनर्जी, और ये रिन्यूएबल हैं। तो इस तरह से बच्चों हमारा सेकंड आंसर जो है वो हुआ कंप्लीट। चलिए बच्चों हम देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज़ अ मिनरल। मिनरल क्या है? मिनरल जिसकी हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, खनिज। इनका यूज़ हम बहुत सारे रूपों में करते हैं। ये एक नेचुरल चीज़ है जिसे कि हम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं, बट ये हमको नेचर से मिलती है। मिनरल्स जो होते हैं वो नेचर से मिलते हैं और उनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, उनका बहुत ज़्यादा यूज़ है। उसे हम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं, वो अलग बात है। पृथ्वी पर, अर्थ पर पाया जाने वाला हार्डेस्ट डायमंड से लेके सॉफ्टेस्ट टैल्क जो है वो सारा कुछ मिनरल है। छोटी से छोटी सुई से लेकर बड़ी से बड़ी बिल्डिंग्स हैं, बसेस हैं, ट्रेन है, ट्रेन ट्रैक है, ये सारा कुछ जो है वो मिनरल इन्हीं से ही बना हुआ है। जो हमें खनिज मिलते हैं उन्हीं से ही ये बना हुआ है। उसका फॉर्म चेंज कर दिया जाता है, बट वो सब कुछ मिला नेचुरली है, वो नेचर से ही मिलता है। आइए अब आंसर देखते हैं। जियोलॉजिस्ट डिफाइन मिनरल एज अ होमोजेनस नेचुरली ऑक्यूरिंग सब्सटेंस विथ अ डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर। मिनरल्स आर फाउंड इन वेरिड फॉर्म, बहुत सारे फॉर्म में पाए जाते हैं इन नेचर, रेंजिंग फ्रॉम द हार्डेस्ट डायमंड, इनकी रेंजिंग हार्डेस्ट डायमंड से सॉफ्टेस्ट टैल्क जो है वो सब कुछ मिनरल ही है। तो मिनरल जो है उसकी हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है और हमें वो नेचर से मिलता है।
नेक्स्ट हम आते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 3, हाउ आर मिनरल्स फॉर्म्ड इन इग्नस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। मिनरल्स जो हैं वो मेटामॉर्फिक रॉक्स और इग्नस रॉक्स में किस तरह से बनते हैं। तो अभी जैसा कि मैंने बोला कि ये एक नेचुरल चीज़ है, जो मिनरल्स हैं हमारे वो नेचुरली बनते हैं। तो जो लैंड होती है, जो रॉक्स हैं, जो ये रॉक्स हैं, इनकी जो दरारें होती है, कहीं से जो टूटे होते हैं, इनके जो जोड़ होते हैं रॉक्स के, उनमें उनकी दरारों में बहुत सारे गैसेस और लिक्विड पाए जाते हैं। उनकी दरारों के से अंदर की तरफ बहुत सारे गैसेस और लिक्विड जो होते हैं वो दरारों के ज़रिए ऊपर आने की कोशिश करते हैं। कुछ जियोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं जिसकी वजह से वो नीचे से ऊपर की ओर आते हैं। नीचे से ऊपर आते आते ये ठंडे होकर जम जाते हैं और ये फिर हमें खनिज के रूप में मिलते हैं, जैसे कि कॉपर है, जिंक है। ये सारा कुछ जो है वो मिनरल है और ये सब कुछ इन्हीं मेटामॉर्फिक रॉक्स और इग्नस रॉक्स इन्हीं से मिलता है। तो ये बनते कैसे हैं? लिक्विड होता है या गैसेस होता है, वो इन दरारों से ऊपर की तरफ आता है, कुछ जियोलॉजिकल प्रोसेस है और ऊपर आते आते तक ठंडा होकर जम जाता है। तो आई होप कि ये दोनों आंसर्स जो हैं वो आपको समझ में आए होंगे। चलिए बच्चों, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ क्वेश्चन हमारा, व्हाई डू वी नीड टू कंजर्व मिनरल रिसोर्सेज। मिनरल रिसोर्सेज जो हैं उन्हें कंजर्व करने की क्या आवश्यकता है या कंजर्व करना क्यों ज़रूरी है, उनका संरक्षण क्यों करना चाहिए। तो बच्चों, मिनरल रिसोर्सेज जो हैं वो किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है। और हमें पता है कि इनका जो स्टॉक है वो बहुत ही लिमिटेड। हमने अपने पिछले चैप्टर्स में भी पढ़ा कि पिछली क्लास में भी पढ़ा कि इनका जो स्टॉक है वो बहुत ही लिमिटेड है। इनमें बहुत सारे ऐसे हैं जो रिन्यू हो सकते हैं, बहुत सारे हैं जो रिन्यू हो ही नहीं सकते, और कुछ ऐसे हैं जो रिन्यू हो तो सकते हैं बट उन्हें रिन्यू होने में बहुत वर्ष लग जाएंगे। तो इनकी जो कंजप्शन है वो बहुत ही ज़्यादा है। इस वजह से इन्हें कंजर्व करके चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर इनका स्टॉक ख़त्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, तो फिर किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो खतरे में आ जाएगी। इस वजह से इन्हें कंजर्व करके चलना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये रिन्यू होते भी हैं तो उनमें बहुत सारे वर्ष लग जाते हैं और हमारा एग्रीकल्चर है, हमारी इंडस्ट्रीज़ है, वो सभी इसी पर डिपेंडेंट है। तो इस वजह से बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। अब अगर इनका कंजप्शन जो है वो बहुत ज़्यादा है और हमें पता है माइनिंग के द्वारा खुदाई की जाती है, उसके द्वारा ये प्राप्त होते हैं, मिलते हैं। तो क्या है कि जितनी ज़्यादा गहराई में माइनिंग होती जाएगी, इनकी क्वालिटी भी जो है वो लो होती जाएगी। एक तो है कि जो ख़त्म भी हो जाएंगे, उसके अलावा जो रिन्यू हो भी सकते हैं उनको रिन्यू होने में बहुत सारे वर्ष लग जाएंगे। और उसके अलावा अगर हम जिन्हें भी यूज़ कर रहे हैं, अगर माइनिंग बहुत ही गहरी होती जाती है तो इनकी क्वालिटीज़ जो हैं वो भी लो होती जाती हैं। इस वजह से इनका कंजर्वेशन जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। मिनरल रिसोर्सेज, उनका कंजर्वेशन जो है बहुत ही ज़रूरी है। किसी भी देश की इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो इन पे डिपेंडेंट होती है। इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर जो हैं वो सभी इन पे डिपेंडेंट होते हैं। आइए देखते हैं, मिनरल रिसोर्सेज इज़ अ बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट बट इट्स रिसोर्सेज आर वेरी लिमिटेड। ये जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत ही लिमिटेड हैं और इनकी कंजप्शन जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। इसलिए हमें इनका जो यूज़ करना है वो सोच समझ के करना है। इनके संरक्षण की, इनके कंजर्वेशन की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। सम ऑफ दीज कैन बी रिन्यूड, कुछ रिन्यू हो सकते हैं, सम में नॉट, कुछ नहीं हो सकते, और कुछ अगर होते भी हैं तो एंड सम टेक मेनी ईयर्स फॉर रिन्यू, कुछ होते हैं जो कि बहुत सारे वर्ष उन्हें रिन्यू होने में लग जाते हैं। इस वजह से इनका कंजर्वेशन जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। चलिए बच्चों, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा आंसर, द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 120 वर्ड्स। 120 वर्ड्स में आंसर करना है। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोल इन इंडिया। इंडिया में कोल का डिस्ट्रीब्यूशन है, उसे डिस्क्राइब करना है। इन इंडिया कोल ऑकर्स इन रॉक सीरीज ऑफ टू मेन जियोलॉजिकल एज में इंडिया कोल सीरीज जो है वो घटित हुई है। फर्स्ट हमारा है गोंडवाना कोल एंड सेकंड हमारा है टर्शियरी कोल्स। गोंडवाना कोल्स जो कि करीब 200 मिलियन ईयर्स पहले के हैं या उससे ज़्यादा पहले के हैं, और जो टर्शियरी कोल्स हैं ये हमारे 55 मिलियन ईयर्स पहले के हैं। अब हम देखते हैं गोंडवाना कोल्स जो हैं वो कहाँ कहाँ लोकेटेड हैं। वो हमारे हैं दामोदर वैली, हमारा आ गया झारखंड, वेस्ट बंगाल वाला एरिया आ गया। दामोदर वैली, झरिया, ये भी हमारा आ गया झारखंड, वेस्ट बंगाल, रानीगंज, बोकारो। इसके अलावा ये उसके गोंडवाना कोल फील्ड्स हैं, उनके मेन जो है
ये हो गए हमारे दामोदर वैलीज, झरिया, रानीगंज, बोकारो, ये मेन कोल फील्ड्स जो हैं हमारे ये हो गए इंपॉर्टेंट जो हैं। उसके अलावा भी इसके कंटेंट्स जो हैं डिपॉजिट्स वो पाए जाते हैं। वर्धा है, वर्धा, महानदी, सोन वैली, इनमें पाए जाते हैं। इसके बाद हम आते हैं टर्शियरी कोल्स की अगर बात करते हैं तो टर्शियरी कोल्स जो हैं वो हमारे ईस्ट के जो स्टेट्स हैं वहाँ पर पाए जाते हैं। टर्शियरी कोल्स जो कि टर्शरी कोल्स जो कि 55 मिलियन ईयर्स पहले के हैं, उनकी जियोलॉजिकल एज जो है 55 मिलियन ईयर्स पहले की है। और वो कहाँ पाए जाते हैं? वो हमारे ईस्ट के जो स्टेट्स हैं वहाँ पाए जाते हैं, जैसे मेघालय, नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। तो बच्चों इस तरह हमने देखा कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोल इन इंडिया में कोल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 2 जियोलॉजिकल एज में, गोंडवाना एंड टर्शरी में, और जो उनके मेन जहाँ वो कोल फील्ड्स जो लोकेटेड हैं उन्हें भी हमने यहाँ पर देख लिया। चलिए बच्चों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक दैट सोलर एनर्जी हैज़ अ ब्राइट फ्यूचर इन इंडिया? सोलर एनर्जी का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है इंडिया में। ऐसा क्योंकि इंडिया जो है वो एक ट्रॉपिकल कंट्री है और यहाँ पर इसकी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि सोलर एनर्जी जो है वो फोटोवोल्टाइक टेक्नोलॉजी के द्वारा क्या किया जाता है, इसे इलेक्ट्रिसिटी में चेंज कर दिया जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे जो काम होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी जो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग को जो पावर मिलती है उसकी जगह हम सोलर एनर्जी के द्वारा उसका काम कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी में जब वो चेंज हो गया तो इलेक्ट्रिसिटी की बचत होगी, क्योंकि ये सोलर एनर्जी वाली जो इलेक्ट्रिसिटी है इसका यूज़ होगा, लोग खाना बनाने में कर सकते हैं। और उसके अलावा घरों में जो रोशनी चाहिए होती है और भी चीज़ों में जहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है वहाँ इसका यूज़ हो सकता है। गाँवों में जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, क्योंकि इसके द्वारा उनके घरों में रोशनी रहती है और इससे वो खाना भी बना सकते हैं। और इसकी वजह से जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर जो लकड़ियाँ जो ईंधन के लिए लकड़ियाँ काटी जाती हैं जिस पे उनका खाना बनता है, तो सोलर एनर्जी से जब वो खाना बनाने लगे, जब सोलर एनर्जी के द्वारा जब वो खाना बनाने लगे तो उससे क्या हुआ कि उन्हें धुएं, जो लकड़ी के धुएं होते थे उससे मुक्ति मिली, लकड़ियों को ढूंढ के लाना उनसे मुक्ति मिली। इसके अलावा काऊ डंग जिसका वो यूज़ करते थे खाना बनाने में, उससे भी उन्हें छुटकारा मिला। और अब ये जो काऊ डंग जो ये काऊ डंग यूज़ करते थे खाना बनाने में, अब ये इसको सीधे अपने खेतों के लिए यूज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से अब इनकी जब बचत हो रही है तो इसे वो खेतों में यूज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो फर्टिलाइज़र्स फर्टिलाइज़र्स जिनका जो वो केमिकल वाले फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते थे उसकी जगह पे वो नेचुरल फर्टिलाइज़र्स जो है वो यूज़ करेंगे, जिसकी वजह से जो सॉइल है वो भी उनकी अच्छी रहेगी। सॉइल जो है वो सॉइल की जो क्वालिटी है वो नहीं ख़राब होगी, सॉइल उनकी अच्छी रहेगी, क्योंकि वो उसमें जो फर्टिलाइज़र पड़ रहे हैं वो एक नेचुरल पड़ रहे हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि ये जो धुएं होते थे, लकड़ी के धुएं हुए या फिर काऊ डंग से जब वो खाना बनाते हैं उसका जो धुआं हुआ, उससे पॉल्यूशन जो था वो बहुत ज़्यादा फैलता था, तो पॉल्यूशन में भी कमी आई उसकी वजह से। तो इस वजह से जो रूरल सिटीज़ हैं वहाँ पर इसकी बहुत ज़्यादा ये बहुत तेज़ी से पॉपुलर हो रहे हैं। और इसके अलावा गवर्नमेंट ने बहुत सारे सोलर एनर्जी पैनल्स जो हैं वो बहुत सारी जगह पे इस्टेब्लिश कर रखे हैं, जिनसे बहुत सारे काम लिए जा सकते हैं। अब आइए आंसर देखते हैं। इंडिया इज़ अ ट्रॉपिकल कंट्री, इट हैज़ इनॉर्मस पॉसिबिलिटीज़ ऑफ टैपिंग सोलर एनर्जी, फोटोवोल्टेइक टेक्नोलॉजीज कन्वर्ट सनलाइट डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिसिटी। इस टेक्नोलॉजी के द्वारा सोलर एनर्जी को डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी में चेंज किया जा सकता है। सोलर एनर्जी इज़ फास्ट बिकमिंग पॉपुलर इन रूरल एंड रिमोट एरियाज। सम बिग सोलर पावर प्लांट्स आर बीइंग एस्टेब्लिश्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट के द्वारा उसके अलग अलग इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में इन्हें इस्टेब्लिश किया जा रहा है सोलर प्लांट्स को। इसके अलावा हम देखते हैं इंडिया विच विल मिनिमाइज द डिपेंडेंस ऑफ रूरल हाउस होल्ड ऑन फायरवुड एंड डंग केक्स। जैसा कि मैंने अभी बताया कि जो वो लकड़ी आग के लिए वो लकड़ियों का यूज़ करते थे या काऊ डंग का यूज़ करते थे, उससे उन्हें छुटकारा मिल रहा है और उस पर जो उनकी डिपेंडेंसी है वो ख़त्म हो रही है, विच इन टर्न विल कंट्रीब्यूट टू एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड एडेक्वेट सप्लाई ऑफ मैन्योर इन एग्रीकल्चर। अब इससे क्या है कि इससे क्या है, पॉल्यूशन जो है, पॉल्यूशन में भी कमी आ रही। पॉल्यूशन जो इनकी वजह से पॉल्यूशन होता था धुएं से, वो उसमें भी कमी आएगी। और उसके अलावा हम देखते हैं
इन्वायरमेंट जो है वो सुरक्षित होता है। उसके अलावा एग्रीकल्चर जो है उस वो भी सेफली एग्रीकल्चर किया जा सकेगा, मतलब कि जो केमिकल वाले फर्टिलाइज़र्स हैं उनका यूज़ ना करके काऊ डंग जो है इनका यूज़ किया जा सकेगा। सेव इलेक्ट्रिसिटी, इससे होने वाले जो फ़ायदे हैं जिसकी वजह से ये पॉपुलर हो रहा है इंडिया में बहुत ज़्यादा, सोलार एनर्जी जो है उसका फ्यूचर ब्राइट है। वो क्यों? क्योंकि इससे होने वाले बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे सेव इलेक्ट्रिसिटी, इससे इलेक्ट्रिसिटी बचाई जा सकती है। इसके अलावा सॉइल है, सॉइल भी जो है वो पॉल्यूटेड नहीं होगी। नेक्स्ट है एलपीजी गैस, जिसकी गैस जो एलपीजी गैस जो कि खाना बनाने में यूज़ होती है, उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, उसमें भी कमी आएगी क्योंकि लोग सोलार एनर्जी से खाना बनाएंगे। नेक्स्ट है ट्रीज़, जो खाना बनाने के लिए लकड़ियों का यूज़ किया जाता है, वो लकड़ियाँ काटी जाती हैं पेड़ों से, तो उसकी वजह से पेड़ों को भी कटने से बचाया जा सकेगा। नेक्स्ट है नेचर पोल्यूशन नहीं होगा, पेड़ पौधे हरे भरे रहेंगे, तो इससे नेचर जो है वो ऑब्वियसली है कि वो नेचर सही रहेगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होता है। तो बच्चों, इस तरह हमारा ये चैप्टर होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट सॉल्यूशंस के साथ है। लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।